नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि यदि आप लोगों को नोट्स लिखने हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मोशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम कहते हैं मोशन। आप सभी ने ऑब्जर्व किया हो, मान लीजिए जैसे कोई एक बस पे आदमी बैठा हुआ है तो पेड़ के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब देखिए, हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। द पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट बिफोर मोशन इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। मतलब मोशन के शुरू होने से पहले जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन वो पोजीशन होता है जो लास्ट मोशन खत्म होने के बाद होता है, मतलब लास्ट पोजीशन फाइनली। ठीक है, द पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट आफ्टर मोशन। आफ्टर मोशन और बिफोर मोशन ये दो वर्ड याद रखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो चलिए आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें। मान लीजिए आप पॉइंट ए पे खड़े थे। अब आपका दोस्त आता है और वो कहता है कि चलो भाई मेरे घर चलो पॉइंट, और उसका घर पॉइंट बी पे था। तो आप ए से बी तक गए। तो ए जो था वो था आपका इनिशियल पोजीशन और जो बी है वो आपका फाइनल पोजीशन, क्योंकि मोशन से पहले कौन सा पोजीशन था आपका, वो था ए, और मोशन के बाद कौन सा पोजीशन है वो है बी। तो अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इस चीज़ को बड़ी क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए, क्योंकि ये मतलब आप कभी भी काइनेमेटिक्स पढ़िएगा तो उसमें हमेशा यूज आएगा। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन वाला फिजिक्स, समझ गए ना। तो चलिए अब थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ओर ध्यान देते हैं। डिस्टेंस तो आप लोग आमतौर पर सुनते रहते होंगे, जैसे आपका दोस्त आया और बोला भाई आज मैं 5 किलोमीटर बाइक चलाया। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आप लोग आमतौर पर सुनते रहते हैं। आप भी कहते हैं कि भाई आज मैं 2 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रेयरली सुनते हैं। लेकिन और ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हमें थोड़ा ध्यान दे रहना चाहिए। जो भूल चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब वो टोटल रास्ता जो आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच कवर किए उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट वो होता है, वो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो छोटा छोटा रास्ता जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का था उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये बात तो आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आदमी पॉइंट ए पर खड़ा था। अब वो पॉइंट ए से अपने घर पर पॉइंट बी पर जाता है। अब उस घर पे पहुंचा और उसका एक दोस्त आया और बोला भाई मैं पॉइंट सी पर खड़ा हूँ, आ जा। ठीक है, तो अब वो जाता है पॉइंट सी पर। आप जो ये आपको मैप दिख रहा है उसमें देख सकते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस 4 मीटर है और बी से सी का डिस्टेंस 3 मीटर है। ये आप अप्रॉक्सीमेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि फाइंड व्हाट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया ए बी प्लस बी सी यानी 3 + 4 मीटर यानी कि 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो सबको क्लियर हो गया ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा निकाल सकते हैं। AB² + BC² = AC², है ना। ये बात तो क्लियर है। तो AB² यानी 3 का स्क्वायर, BC² यानी 4 का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। तो कितना हो गया, AC = 5 होगा। तो चलिए अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन नोट कर लेंगे और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट का नोट कर लेंगे। डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। सबको याद होगा ये बात। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सबको क्लियर है। अब देखिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कोई नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनका पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देना, वैसे इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये भी है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। और डिस्टेंस क्या है, वो तो भाई कितना भी हो सकता है ना। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से।
ये बात आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं वैसे तो। चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब चलिए स्पीड समझ लेते हैं क्या है। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो होता है स्पीड। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, चेंज इन एवरेज स्पीड का चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या है मीटर और टाइम का क्या है सेकेंड। तो ऐसा यूनिट आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। समझ गए ये बात। चलिए ठीक है। स्पीड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्पीड भी जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेक्टर अपॉन टाइम यानी वेक्टर। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर होना चाहिए। कभी भी कोई पूछे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि डिस्टेंस को मेजर हम स्पीड में करते हैं। तो अब ये भी तो होगा कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम किसी में मेजर करेंगे। तो हम डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से मेजर करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेलोसिटी। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर अपॉन टाइम, टाइम यानी सेकंड। तो क्या होगा इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों, हम मोशन की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सिलरेशन। अब देखिए एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। मतलब मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट का मतलब तो आप लोग अब समझ गए होंगे, इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और अब मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूँ कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी वेक्टर अपॉन टाइम। तो एक्सिलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है भाई। तो एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन जरूर एक वेक्टर ही क्वांटिटी होगा। ठीक है भाई, ये बात तो आप सबको श्योर है ना। हाँ तो दोस्तों, अब तक हम जो भी पढ़ा वो सब हम क्लास 9 में एक बार पढ़ चुके थे। हमने एक बार उसका रिवीजन किया। तो अब थोड़ा क्लास 11th के बारे में जो थोड़ा अलग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्लास 11th का एक टॉपिक है आपका इंस्टेनियस वेलोसिटी और स्पीड। काफ़ी बच्चों के काफ़ी हार्ड लगता है। कुछ नहीं है भाई, देखो इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस का पहले तो मतलब समझते हैं। इंस्टेनियस इंस्टेंट वर्ड से मिलके बना है, इंस्टेंट से निकला है इंस्टेनियस। इंस्टेंट जैसे आप कहते होंगे मैं इस इंस्टेंस पे यहाँ था, जैसे मैं इस इंस्टेंट पे तो ये कर रहा था। इंस्टेंट मतलब एक छोटा सा समय पे आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्यों, ये सब बहुत छोटे समय के लिए बात है। तो उस छोटे समय का वेलोसिटी और स्पीड, इट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड इन एन इंस्टेंट, समझे। ठीक है, इट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड एट एन अप्रॉक्स जीरो इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बहुत छोटे समय के लिए। ठीक है, अब देखिए एक और ये आप सिंबल देख रहे हो ट्रायंगल शेप का, ये क्या है, ये होता है डेल। ठीक है, अब देखिए डेल क्या होता है, डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल जो होता है वो चेंज को करता है। डेल एक्स लिख दिया, एक्स से तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं डेल एक्स, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल टी चेंज इन टाइम, ऐसे। ठीक है, डेल जहाँ भी लिखा हो वो चेंज। अब देखिए वेलोसिटी क्या हुआ, डेल एक्स अपॉन डेल टी, है ना भाई। क्योंकि वेलोसिटी को तो हम डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखेंगे, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए टाइम कितना, टाइम छोटा है इसलिए टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे लिमिट, ये सब नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे पढ़ लेंगे। ये चीज़ आप पढ़ेंगे मैथ्स में, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलेशन। लेकिन फिर भी हम लोग को आप लोग को थोड़ा बहुत इंटीग्रल कैलकुलस और डेरिवेटिव के बारे में बता देंगे आगे इसी वीडियो में। तो चलिए लिमिट, इसको हम लिखेंगे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम जो है हमारा जीरो के अप्रॉक्स है, और आगे डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये होगा हमारा वेलोसिटी और स्पीड के लिए भी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस के बारे में स्टडी। देखिए यहाँ लिखा भी है, नाउ वी आर टॉक अबाउट कैलकुलस। दो कैलकुलस के बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों के बारे में बात हमने इंस्टेनियस वेलोसिटी को समझने में भी की थी। तो चलिए पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ सब फील्ड ऑफ कैलकुलस, मतलब क्या ये एक कैलकुलस का ही पार्ट है, दैट स्टडीज द रेट एट विच क्वांटिटी चेंज। मतलब इसमें हम रेट
उस रेट के बारे में बात करते हैं जिस रेट से क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। इंटीग्रल कैलकुलस ब्रांच ऑफ कैलकुलस, मतलब ये भी एक पार्ट है कैलकुलस का। कंसर्ट विद द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस डील्स विद टोटल साइज और वैल्यू सच एज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में ज़्यादातर बात करता है। इसका यूजेस आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ लिया। मेनली हमने कैलकुलस के बारे में पढ़ लिया। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था ताकि आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए अब थोड़ा ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये ग्राफ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये जो है वो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी में है तो ग्राफ नंबर बी बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नेगेटिव वेलोसिटी कर रहा है तो सी ग्राफ बनेगा। आप देख भी सकते हैं डिस्टेंस धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। क्लियर है आप लोग की ये बात। तो चलिए आप लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो देख लिया, अब हम जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखिए अगर एक्सिलरेशन, मतलब मोशन एंड एक्सिलरेशन बोथ आर नेगेटिव, तब जो है ग्राफ नंबर ए बनेगा। वैसे ग्राफ्स आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ। ग्राफ समझना कोई हार्ड नहीं, आप लोग 9th में भी समझे हैं, पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। मोशन विद नेगेटिव एक्सिलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एंड t1, तब ऐसा ग्राफ बनेगा जो ग्राफ बी है। लेफ्ट साइड वाला ग्राफ ए है और राइट साइड वाला ग्राफ बी है। चलिए हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। 3 काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप देखिए काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम अगले सेकंड वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। थैंक यू।